सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी तो मीनू ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। अध खुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माजी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। न उन्हें खुद नींद आती है, न ही किसी और को सोने देती है। एक गहरी खीज सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों का उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माजी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बहू, कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा? गुस्से से मीनू का तन बदन सुलग उठा था। आखिर ये चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल, बोलने का बहाना और चाहिए न। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए। अभी प्रदीप को वापस आने में पूरे 4 महीने और लगेंगे। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार प्रदीप का घर मिल गया था। प्रदीप का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सरल व्यक्तित्व वाले प्रदीप को सबने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद मीनू 8-10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे, ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माजी पूरी कर देती थी। माजी जरा तेज तर्रार थी, सारा दिन बकबक करना उनकी आदत थी। ननद निम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र माजी हर बात में कमी निकाल करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न उनकी ही बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से वह बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही प्रदीप नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। प्रदीप को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। मीनू ने शुगर हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। प्रदीप भी अपने पिता की तरह गंभीर था। मीनू कई बार सोचती थी कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर शांत। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि प्रदीप को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। मीनू भी बहुत खुश थी। प्रदीप उसे बाहों में समेट कर बोला था, मीनू, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े हैं। बड़े दिनों का अटका हुआ काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाप पूरा हो जाएगा। मीनू जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं मीनू, ये संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ होटल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है, तो वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते ही समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही प्रदीप जर्मनी चला गया।
उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, मीनू, माँ की ज़रा ज़्यादा बोलने की आदत है। वैसे दिल की वह साफ़ हैं, उनकी बातों को दिल पर न लाना। तुम्हें पता तो है कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। प्रदीप की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। निम्मी न होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वहीं तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वहीं उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी के टन करने के 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोच में डूब गई। जल्दी से उठी और रोज के कामों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और निम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी निम्मी आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। मीनू के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ, अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही अंधेरे में सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिल जाए। जो गया तुम्हारा भाषण शुरू। बाबूजी गुस्से से बोले, अभी सिर्फ 7 बजे हैं और निम्मी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो। जी माँ जी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। मीनू चुपचाप पराठे सेकती रही। उसे अपने होठ सिल कर रखने पड़ते हैं बिना बोले। यह हालचाल है जो कहीं वह भी निम्मी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरपा दें। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और निम्मी चले गईं। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से रानी की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर मट्री ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से टूट गया और माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगे तब पता चलेगा। बाहर बालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। मीनू की आंखों में क्रोध और दुख के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। रात खाने के समय मीनू ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने तो बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा। दही अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। प्रदीप को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होंगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब तुम भी चुप रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना है तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसा कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो। घुट में मीनू शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुँह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उनके मन में क्रोध भरा था।
अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 महीने जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है। वह कभी कपड़ों में नीलकम है तो कभी